अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना रिमेनिंग पार्ट जो था हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी वो कंप्लीट करेंगे। हमने हेप्टेन्स तक पढ़ा था, दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास हेप्टेन क्या होता है? ऐसा एक इनकम्प्लीट एंटीजन्स होते हैं। एंटीजन की बात कीजिए तो वो क्या होता है? कोई भी फॉरेन जो हमारे पास पैथोजन आते हैं उनके पास जो उनका हमें बीमार करने के लिए केमिकल होता है या उनके अंदर जो उनकी ताकत होती है उसको हम एंटीजन बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर आके हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करवाता है? एक्टिव करवा देता है। लेकिन अगर वो जो एंटीजन है वो इनकम्प्लीट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेप्टिन्स बोलते हैं। लेकिन हेप्टिन जब किसी एक मखसूस प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर ये एंटीजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर इसको क्या बोलते हैं? हम एंटीजन बोलते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट फॉर्म को क्या बोलते हैं? हम हेप्टिन बोलते हैं। उससे आगे चलते हैं। हम हमारे पास दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। हम ये देखते हैं, जो एक तो टी सेल्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरी क्या होती है हमारे पास? एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। हम देखते हैं हमारे पास जो बी सेल्स होते हैं वो कैसे हमारे पास एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। बी सेल्स डेवलप फ्रॉम स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो ऑफ अडल्ट। ठीक है, जो हमारी बोन मैरो होती है हमारे बोन्स के अंदर होता है, ठीक है, ये वहां पे बनते हैं स्टेम सेल से। ठीक है, जो कहाँ पे होती है? एक अडल्ट जो है उसके लिवर में, और जो फीटस वगैरह होते हैं ना, सॉरी, जो फीटस होता है, बच्चा होता है, उसके लिवर में, और जो अडल्ट होता है उसकी बोन में बनती है। आफ्टर मैच्योरेशन बी सेल्स माइग्रेट टू लिम्फाइड ऑर्गन्स, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन्स। ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो ये कहाँ पे माइग्रेट होते हैं? ये वहां से आके हमारे जो लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं, स्प्लीन होती है, तो लिम्फ नोड्स होते हैं, वहां पे आ जाते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होती है? ब्लड की सर्कुलेशन होती है, इसलिए वहां पे ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है, फिल्ट्रेशन हो रही होती है, तो ये वहां से माइग्रेट होके यहाँ पे आ जाते हैं। Clonal selection. When a B cell encounters an antigen it recognizes, it is stimulated and divides into many clones called plasma cells, which actively secrete antibodies. ठीक है, जब एक बी सेल जो होता है हमारे किसी भी एंटीजन के रिकग्नाइज करता है, उसको पहचानता है, तो उसके खिलाफ क्या करता है? वो अपनी पार्टीज बनाना शुरू करता है, अपने पार्टिकल्स बनाना शुरू करता है। ठीक है, जिसको हम क्लोन्स बोलते हैं। और उन क्लोन्स को क्या कहलाते हैं? वो प्लाज्मा सेल कहलाते हैं। और प्लाज्मा सेल से ही हमारे क्या बनते हैं? फिर एंटीबॉडीज बनती हैं। जो हमारे प्लाज्मा सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। ये हमेशा याद रखना, ये एमसीक्यू से भी में पूछ सकता है। वो कौन से सेल्स हैं जिससे हमारे एंटीबॉडीज बनती हैं? Each B cell produce antibodies that will recognize only one antigen determinant. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पीछे? एपिटोप पढ़े थे। ठीक है, हमारे पास जो एंटीबॉडीज बनती हैं बी सेल से, वो क्या करती हैं? एक मखसूस एपिटोप को रिकॉग्नाइज करती हैं, पहचानती हैं। हर एक एंटीजन के लिए, एपिटोप के लिए एक अलग किस्म की एंटीबॉडीज होती हैं हमारे पास। ये देखते हैं हमारे पास एक कैसे एक प्रोसेस होता है जिसमें मतलब हमारे जो एंटीजन है वहां से लेके हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं। कैसे बनती हैं? प्लाज्मा सेल कैसे बनते हैं? सबसे पहले क्या होते हैं हमारे पास? प्राइमरी रिस्पांस, इनिशियल इनकाउंटर विद एंटीजन। ठीक है, ये पहला जो कांटेक्ट हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, किल कर रहे हैं किसको? एंटीजन को। तो उस दौरान क्या होते हैं हमारे पास? एंटीजन बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर ऑन अ स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट। जो एंटीजन होते हैं वो कहाँ पे बॉन्डिंग बनाता है? बी सेल्स के ऊपर, स्पेसिफिक बी सेल्स के ऊपर बनाता है। बी लिम्फोसाइट विद नॉन कंप्लीमेंट्री रिसेप्टर्स रिमेन इनएक्टिव। जो हमारे नॉन कंप्लीमेंट्री, टू टाइप्स का सिस्टम होता है, एक कंप्लीमेंट सिस्टम और एक नॉन कंप्लीमेंट्री। अगर कंप्लीमेंट सिस्टम की बात करें, वो वाला हमारा बॉडी का रिएक्शन जो किसी हमारे सेल्स को या पैथोजेंस को खत्म करने के लिए या डेड करने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइसिस के लिए इस्तेमाल होता है, वो हमारा क्या होता है? कंप्लीमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, ये उसके साथ क्या करता है? बेंडिंग बनाता है। ठीक है, लेकिन होता नॉन कंप्लीमेंट्री रिसेप्टर के साथ है, जो कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव नहीं हुए होते। तो उसके बाद क्या होते हैं हमारे पास? बी लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है हमारे पास? सेल की डिवीजन होके कोलोन बनना शुरू हो जाते हैं, कॉलोनीज बनना शुरू कर देते हैं वो। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम। जब ये कॉलोनी बन गई है तो ये क्या है? अब ये सारे कन्वर्ट हो जाते हैं
प्लाज्मा सेल्स में। अब प्लाज्मा सेल का हमने क्या फंक्शन पढ़ा था, वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रेटेड एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल। अब इन्होंने क्या किया है, एंटीबॉडीज बना दी हैं, और उसके साथ क्या बना है हमारे पास, मेमोरी बी सेल्स भी बने हैं। ठीक है, सेकेंडरी रिस्पांस में क्या होता है, कैन बी एयर लेटर, वो अगर 1-2 साल बाद में होता है तो क्या होगा, जो हमारे पास मेमोरी बी सेल्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज होता है कि इस बीमारी के साथ हमारा पहले भी वास्ता पड़ चुका है, तो वो क्या करते हैं, फौरन रिस्पांस देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको उनके पहले प्रोसेस का पता होता है कौन सी एंटीबॉडीज काम आएंगी, वो उन चीज़ों को बेचते हैं और उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। इसलिए जो सेकंड टाइम का हमारा रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है बनिस्बत फर्स्ट के। ठीक है, ये हमारे पास पूरे प्लाज्मा सेल बन गए हैं और बी सेल्स भी बन गए हैं। एंटीबॉडीज का प्रोसेस कैसे होता है आपने ये देख लिया। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास 5 टाइप्स की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, जो हमारे डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट बॉडी के जो रिएक्शन होते हैं, रिस्पांस होते हैं, उनमें किरदार अदा करती हैं। इनको किससे हम जाहिर करते हैं, आईजी से जाहिर करते हैं। उनके फिर नाम आगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से IgA, IgD, IgE, IgG, IgM, इन नामों से उसको याद रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन सी है, IgA की बात कीजिए तो इसकी कितना परसेंटेज होती है, तकरीबन 5 से 10% ऑफ सीरम एंटीबॉडी। ठीक है, ये हमारे जो ब्लड का सीरम होता है, जो प्लाज्मा होती है, वहां पे ये पाई जाती है। मोस्ट कॉमन इन फ्लूइड्स लाइक स्लेवा, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क हेल्प कीप बेबी सेफ व्हाइल इट डेवलप इट्स ओन सिस्टम। ठीक है, और इसकी बात कीजिए तो ये ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड होते हैं, जैसे स्लाइवा हो गया, टीयर हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, वहां पे पाई जाते हैं। और जो बेबी होता है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करने में, उसकी अपनी इम्यूनिटी बनाने में हेल्प आउट भी करवाती है। वो एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कौन सी, मतलब ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है, टीयर में पाई जाती है, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। और उसके बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं, हमारे पास इंटेस्टाइनल में पाए जाते हैं, म्यूकस में पाए जाते हैं। प्रिवेंट अटैच ऑफ द वायरसेस एंड बैक्टीरिया टू म्यूकोसल सरफेस। ठीक है, ये वहाँ पे क्यों होते हैं, ताकि जो वायरस या बैक्टीरिया वगैरह हम सांस के जरिए ले रहे हैं वो अटैच ना हो सके, वहाँ पे रिएक्शन ना कर सके, वहाँ पे इन्फेक्शन ना काज कर सकें, तो इसलिए वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास IgD, और इसकी अगर क्वांटिटी की बात कीजिए तो ये बहुत ही कम मिकदार में पाई जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 0.2%, बहुत ही कम अमाउंट में होती है। ये फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स एंड एक्ट एज एंटीजन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये हमारे जो बी सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे मौजूद होती है, और ये किस तरह काम करती है, जैसे एंटीजन रिसेप्टर होते हैं जो एंटीजन को फील करते हैं या उनके साथ बाइंडिंग करते हैं। नो नॉन फंक्शन इन सीरम, लेकिन अगर सीरम में इसकी बात कीजिए तो इसका कोई जहरी फंक्शन नहीं है अभी तक। इट इज प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन सीरम इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये भी हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो एक नॉर्मल इंसान में बहुत ही कम मिकदार में पाई जाती है। द फंक्शन ऑफ IgD इज अननोन एक्सेप्ट एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, अगर इसके काम की बात कीजिए तो इसका मखसूस काम क्या है वो अभी तक अननोन है, एक्सेप्ट यही पता है ये एंटीजन रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करती है या उसको थोड़ा सरफेस पे पाई जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास IgG, ये सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के हिसाब से आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो सीरम में हमारे पास एंटीबॉडीज पाई जाती है वो कौन सी होती है, IgG। 80% of all serum antibodies cross blood vessels wall and inter tissue fluids। ठीक है, ये क्या करती है, हमारे पास जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं उनको क्रॉस करती है, और हमारे जो टिश्यू लेवल होते हैं, टिश्यू लेवल में फ्लूइड होती है, वहां पे एंट्री मारती है। इसी तरह अगर कोई हमें कोई चीज काट लेती तो ये जाके वहां पे क्या करती है, रिस्पांस शो करवाती है। क्रॉस प्लेसेंटा टू प्रोटेक्ट फीटस। ठीक है, ये क्या करती है, मदर से फीटस जो होता है, बेबी होता है, वहां पे भी ये पहुंचती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इट पॉसेस इम्यूनिटी इन इन्फेंट्स प्रेयर टू बर्थ। ठीक है, ये जो हमारे फीटस होता है, जो बेबी होता है, बर्थ से पहले उसके अंदर इम्यूनिटी ये स्टार्ट करवाती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिन, ट्रिगर कंप्लीमेंट एंड इनहांस फेगोसाइटिक सेल्स। और ये क्या करवाती है, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस होते हैं या जहर वगैरह होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है जहर को, और ये बैक्टीरिया वगैरह को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बेबी को।
जो कंप्लीमेंट सिस्टम होती है उसको भी ये पकड़ के रखती है। इनहांस फेगोसाइटिक सेल, जो हमारे फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उनको क्या करवाती है, उनको भी बढ़ाती है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ आईजीजी हैज 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, हमने क्या बात की थी, हर एक के पास एंटीबॉडी अलग एक एंटीजन के पास बाइंडिंग करती है। इस तरह आईजीजी के पास कितनी बाइंडिंग साइट होती हैं, 2 बाइंडिंग साइट होती हैं। ये 2 साइड पे मतलब कनेक्ट हो सकती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास आईजीई। आईजीई की बात कीजिए तो ये सबसे कम मिकदार में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है हमारी बॉडी के अंदर। ये तकरीबन 0.002% पाई जाती है हमारे बॉडी के सीरम में। डेट बेंड्स टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। जो हमारे बेसोफिल्स पढ़े थे हमने, ग्रेनुलर्स और ए ग्रेनुलर्स पढ़े थे, लेकिन ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एजिनोफिल्स क्या थे, ये हमारे पास ग्रेनुलर्स थे। ठीक है, ये एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसमें ये शो करवाती है। इंक्रीज ड्यूरिंग पैरासाइटल एलर्जी। ठीक है, जब हमें कोई पैरासाइट वगैरह काट लेता है या कोई एलर्जी होती है तब ये क्वांटिटी में बढ़ जाती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल ऑफ द लिवर, रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात कीजिए तो ये हमारे लिवर के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर और इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक होता है, वहां पे मौजूद होती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास आईजीएम। आईजीएम क्वांटिटी की बात कीजिए तो ये तकरीबन कितना होती है, 5 से 10% होती है। आईजीए भी 5 से 10 होती है और आईजीएम भी 5 से 10 होती है। और ये भी हमारे पास सीरम में पाई जाती है। फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू इनिशियल एंटीजन एक्सपोजर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो किसी भी एंटीजन के खिलाफ फर्स्ट रिस्पांस देती है, सबसे पहले जवाब देती है। वो कौन सी होती है हमारे पास, आईजीएम होती है। वैल्यूएबल इन डायग्नोसिस बिकॉज इट इज अर्ली टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, ये जब डायग्नोसिस वगैरह किए जाते हैं तो उसमें इसकी मिकदार देखी जाती है, ये इसकी वैल्यू देखी जाती है, का वैल्यू होती है इसकी, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो हमारा रिस्पांस हो रहा है, कोई हमें इन्फेक्शन हुआ है, वो रीसेंट है या ओल्ड है। ठीक है, ये चीज़ हमारी जो डायग्नोसिस है उसमें देखी जाती है। लार्जर देन आईजीजी। ठीक है, अगर इसके साइज की बात कीजिए तो ये आईजीजी से ज़्यादा होती है और इसकी बाइंडिंग साइट कितनी होती हैं, 10 होती हैं। अगर उसकी आईजीजी की बात करें तो वहाँ कितनी थी, हमारे पास 2 थी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, जो हमने पहले 2 लाइन्स पढ़ी थी, ये हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। इसमें देखते हैं हम इसमें क्या होता है। इट्स रिस्पांस इज एंटीजन स्पेसिफिक मीन्स डिफरेंशिएट पैथोजेंस। ठीक है, ये क्या करती है, ये स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ रिस्पांस देती है। जैसे ये हमारी पैसिव इम्यूनिटी देती है। इनेट इम्यूनिटी का देखा था हमने, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ रही थी, वो किसी भी टाइप का एंटीजन है तो वो उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन ये क्या होती है, एंटीजन स्पेसिफिक होती है, हर किस्म के जरासीम के ऊपर ये अटैक नहीं करती। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पांस। ठीक है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं वो हम आगे देखते हैं। दे फाइट ऑफ पैथोजेंस एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बाय कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द एंटीजन इनटू इट्स मेमोरी। ठीक है, अगर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात कीजिए तो इसके पास क्या होते हैं, मेमोरी सेल होते हैं, जो उस चीज को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। अगर दोबारा कभी उस चीज से उस होस्ट का, बंदे का अगर वास्ता पड़ता है तो ये फौरन उसको क्या करवाती हैं, रियलाइज करवा देती हैं कि इससे हम पहले ही फाइट कर चुके हैं। सेकेंडरी रिस्पांस इज दस रिलेटिवली रैपिड एंड स्ट्रॉन्गर देन द प्राइमरी रिस्पांस। अगर जब पहले वो हुआ था उसको इन्फेक्शन, उसकी निस्बत जो दूसरे वाला इन्फेक्शन होता है, दूसरी दफा वो बंदा उस चीज में बीमार होता है तो ये उसको जल्दी रिस्पांस करती है, जल्दी रिकवर कर देती है, क्योंकि ये ऑलरेडी सारे मैकेनिज्म को जानता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं इम्यूनिटी की। ठीक है, वो कौन कौन सी होते हैं हम उनको वन बाय वन देखते हैं। इम्यूनिटी में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इनेट इम्यूनिटी और उसके बाद क्या होती है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट की बात कीजिए तो ये क्या होती है हमारे पास इनबॉर्न जेनेटिक फैक्टर्स, ये हमें पैदाइशी तौर पे होती है, जो बाय बर्थ होती है। एक्वायर्ड की बात कीजिए तो ये तब होती है जब हमारे बॉडी का, हमारा बाहर वाले जो इन्वायरमेंट के पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनके साथ वास्ता पड़ता है, इंटरेक्शन होता है, तब ये हमें एक्टिव होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कीजिए तो ये कितने 2 टाइप्स में फिर डिवाइड होती है, एक एक्टिव में और एक पैसिव में। एक्टिव की बात कीजिए तो वो हमारी अपनी जो किसी भी बंदे के
एंटीबॉडीज बनती हैं, अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं किसी भी बीमारी के खिलाफ, वो हमारी क्या होती है, एक्टिव होती है। उसके बाद दूसरी हमारे पास क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव की बात कीजिए तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे कोरोना में जब कोई पेशेंट मतलब बीमार होते थे, तो जो उस चीज़ से रिकवर हो गए थे तो उनके ब्लड से क्या, ब्लड निकाल के, सीरम निकाल के एक जो बंदा बीमार था, इन्फेक्टेड था, उसको लगाया जाता था। और वो किस चीज़ की एग्जांपल है थी हमारे पास, पैसिव इम्यूनिटी की, मतलब ऑलरेडी उसके जिस्म में एंटीबॉडीज बन गई हैं। अब वो वाली एंटीबॉडीज एक इन्फेक्टेड पर्सन के जिस्म में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, जो जाके वहाँ पे फाइट करती हैं, बजाय इसके कि उसके अपनी बॉडीज एंटीबॉडीज बने, वो दूसरे एक बंदे से एंटीबॉडीज ले ली जाती हैं। एक्टिव की बात कीजिए तो फिर ये दो में डिवाइड होती है, एक होती है हमारे पास नेचुरल, एक होती है हमारे पास आर्टिफिशियल। और पैसिव की बात कीजिए तो वो भी वैसे ही डिवाइड होती है, एक आर्टिफिशियल में, एक नेचुरल में। तो इसको हम वन बाय वन आगे देखते हैं। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्योर्ड इम्यूनिटी कैन बी एक्योर्ड पैसिवली और एक्टिवली, ठीक है। यह क्या करती हैं, हमारे पास दो इसके वो हो सकती हैं, ठीक है। या क्या होती है, खुद हम बना रहे होते हैं या किसी दूसरे बंदे से हम उसको ले रहे होते हैं। एक्टिव और पैसिव कैन बी एक्योर्ड नेचुरली और आर्टिफिशियली, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरली भी हो सकती हैं या आर्टिफिशियली भी हो सकती हैं। नेचुरली की बात कीजिए तो वो कुदरती तौर पे जो बनती हैं वो हो सकती हैं। आर्टिफिशियली की बात कीजिए तो जैसे वैक्सीन वगैरह होती है उस फॉर्म में भी हो सकती हैं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात कीजिए तो एक्योर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन एक्सपोजर टू एंटीजेंस यू गेट सिक एंड रिकवर, ठीक है। ये क्या करती है, हमारे पास कोई भी बंदा क्या है, उसने इन्फेक्शन हुआ है, उसको उसका एक एंटीजन के साथ वास्ता पड़ा है, वो बीमार हुआ है उस चीज़ में और दोबारा क्या हुआ है, रिकवर हो गया, उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई है उस बीमारी के खिलाफ, और उन चीज़ों को ख़त्म करने के बाद वो बंदा ठीक हो गया है, ठीक है। ये हमारी किस फॉर्म में आती है, नेचुरल एक्टिव में आ जाती है। और ये क्या होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, ये मतलब लंबे अरसे तक हमारे पास मौजूद रहती है, हम बंदा उस चीज़ से सेव रहता है। उसके बाद आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात कीजिए तो ये क्या होगा, हमारी वैक्सीनेशन होती है। टेक्स टाइम फॉर इनफ बी एंड टी सेल्स टू बी प्रोड्यूस टू अमाउंट एंड इफेक्टिव रिस्पांस, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लिया जाता है, जिसमें हमारे पास बी या टी सेल्स इतनी प्रोडक्शन हो जाती है, उनकी इतनी अमाउंट हो सकती है जो हमारे पास रिस्पांस दे सके, काबिल असर रिस्पांस दे सके। गेट अ वैक्सीनेशन विच इंट्रोड्यूस स्पेशली प्रिपेयर्ड एंटीजन इनटू द बॉडी, ठीक है। क्या करते हैं, हम वैक्सीनेशन देते हैं, वैक्सीनेशन में उसी ही बीमारी के एंटीजन होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में या डेड फॉर्म में होते हैं, ताकि हमारी बॉडी उस चीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज बना सके। डजेंट काज डिजीज बट स्टिमुलेट्स योर इम्यून रिस्पांस, ये क्या करवाती है, जो हमारी वैक्सीनेशन होती है, क्योंकि जो हम एंटीजन इंटर करते हैं वो क्या होते हैं, या तो वो डेड होते हैं या क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इस वजह से वो हमें जाके बीमार नहीं करते, लेकिन उसके बदले में हमारी अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिस्पांस शो करवाता है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव हमने पढ़ लिया, अब है पैसिव। इंडिविजुअल इज गिवन एंटीबॉडी बाय समवन एल्स, इसमें क्या होता है, उसकी खुद की बॉडी जो है ना एंटीबॉडीज नहीं बनाती, उस बंदे को किसी दूसरे बंदे से एंटीबॉडीज दे दी जाती हैं जो ऑलरेडी उसकी बॉडी में प्रिपेयर्ड होती हैं। बी एंड टी सेल्स आर नॉट एक्टिवेटेड एंड प्लाज्मा सेल हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। क्योंकि मेरी बॉडी ने जो बंदा होता है जिसमें ट्रांसफ़र की जाती हैं वो उसके सेल्स बी या टी सेल्स होते हैं वो एक्टिव ही नहीं होते, क्योंकि वो उस प्रोसेस में गए ही नहीं है, उसको ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड मिल गई हैं, और ना ही प्लाज्मा सेल बनते हैं। The antigen doesn't have to be encountered for the body to make the antibodies, ठीक है। जो हमारा एंटीजन होता है वो क्या होता है, उसको मतलब इनकाउंटर नहीं किया जाता, किल नहीं किया जाता, फॉर द बॉडी टू मेक द एंटीबॉडीज, ताकि वो बॉडी को क्या करे, बॉडी को बताए कि या उसको फोर्स करे कि वो एंटीबॉडीज बनाए। एंटीबॉडीज अपीयर इमीडिएटली इन द ब्लड बट प्रोडक्शन इज ओनली टेम्परेरी, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज दी जाती हैं प्रिपेयर्ड, वो क्या होती हैं, फौरन मतलब ब्लड के अंदर जहर होती हैं, लेकिन ये होता है क्या, टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता, थोड़े अरसे के लिए उस बंदे को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये क्या है, हम ले तो दूसरे से रहे, ये क्या होगी, आर्टिफिशियल होगी। यूज्ड व्हेन अ वेरी रैपिड इम्यून रिस्पांस इज नीडेड, जब एक बंदा ऐसी कंडीशन में आया है जो
बहुत ही सीवियर है, एक्यूट कंडीशन है, तब हम क्या करते हैं, हमें रैपिड इम्यून रिस्पांस की ज़रूरत होती है, तब हम ये वाली इम्यूनिटी का सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसको हम मतलब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, वो भी एंटीबॉडीज इंटर की जाती हैं आफ्टर इंजेक्शन विद टेटनस। जैसे हमारे पास कोई टेटनस का पेशेंट आता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम वैक्सीनेशन करते हैं टेटनस की, जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती हैं, फ़ौरन जाके वहाँ पे रिएक्शन करती हैं। ह्यूमन एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द केस ऑफ टेटनस, दिस आर एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज, ठीक है, जो वो एंटीबॉडीज होती हैं बनी हुई, उसको इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती हैं टेटनस के पेशेंट को, जो क्या करवाती हैं, जाके वो जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीटॉक्सिन होती हैं, जो जहर होता है टेटनस का, उसको क्या करती हैं, ख़त्म करवा देती हैं। एंटीबॉडीज कम्स फ्रॉम ब्लड डोनर्स हु हैव रिसेंटली हैड द टेटनस वैक्सीनेशन, ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज हैं कहाँ से ली जाती हैं, वो वाला बंदा जो ब्लड डोनर होता है, जिसने ब्लड दिया है, वहां से ये एंटीबॉडीज ली जाती हैं, जिसने ऑलरेडी रिसेंटली तकरीबन करीब में ही उसने टेटनस से इन्फेक्शन करवाई है, अपनी वैक्सीनेशन करवाई है टेटनस से बचाव के लिए। ओनली प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन, ये क्या होती है, ये हमें बात याद रखनी चाहिए, ये क्या होती है, लॉन्ग लाइफ नहीं होती, ठीक है, ये होती है टेम्परेरी होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। डिस्ट्रॉयड बाय फेगोसाइट्स इन द स्प्लीन एंड लिवर, और जो कि हमारा जो अपनी बॉडी का लिवर होता है या स्प्लीन होती है, उसके अंदर इनको क्या किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इंट्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन इनटू द बॉडी, जो हमारे पास वो एंटीबॉडीज लगाई जाती हैं, वो जहर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, एंटीटॉक्सिन होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेचुरल, वो क्या थी, आर्टिफिशियल थी, जो बाहर बनाई जाती है। अब नेचुरल आ जाती है, ये देखते हैं। मदर एंटीबॉडीज पास अक्रॉस द प्लेसेंटा टू द fetus एंड रिमेन फॉर सेवरल मंथ, ठीक है, एक मदर से उसकी क्या एंटीबॉडीज जाती हैं एक बेबी के अंदर, फीटस के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, पैदाइश से पहले, ठीक है, उसको फीटस के अंदर जो जा रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, नेचुरल कुदरती तौर पे, क्योंकि माँ की बॉडी में बन रही हैं और बेबी को ट्रांसफर हो रही हैं, वो क्या होती हैं, हमारे पास नेचुरल होती हैं। क्लोस्ट्रोम्स द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, जो पहला पहला मतलब मिल्क होता है, मदर जो पिलाती है बेबी को, उसको क्या बोलते हैं, हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं। कंटेन्स लॉट्स ऑफ IgA विच रिमेन ऑन सरफेस ऑफ द बेबीज गट वॉल एंड पास इनटू ब्लड, ठीक है, ये क्या करता है, मतलब जो फर्स्ट क्लोस्ट्रम होता है, फर्स्ट मिल्क होता है, बेबी को पिलाया जाता है, उसके अंदर काफ़ी तादाद में IgA पाई जाती हैं, जो क्या होती है, बेबी का जो गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके सरफेस पे पाई जाती हैं, और वहाँ से पास होके वो ब्लड में इंटर होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन यूट्रस दिस इज शॉर्ट लिव्ड, और ये क्या होती है, जब मतलब यूट्रस के अंदर होता है बेबी, उसको जब फीडिंग दी जाती है, वो खुराक ले रहा होता है, तब भी उसको वो मिलती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, थोड़े अरसे के लिए होती हैं। उसके बाद हमारे पास इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है। एक्टिव की बात कीजिए तो ये क्या होता है, दिस इज इम्यूनिटी वेयर द बॉडी इज एक्टिवली प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन, ये क्या होते हैं, हमारी अपनी खुद की बॉडी बना रही होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाती है, जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करती हैं, लड़ती हैं। यू हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन एंड यू आर एक्टिवली क्रिएटिंग एंटीबॉडीज टू फाइट इट, ठीक है, अगर किसी बंदे को क्या होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो उसकी बंदे की बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बना रही होती है, ताकि उस चीज़ से फाइट कर सकें, उस जर्म्स के खिलाफ लड़ सके। उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी की बात कीजिए तो दिस इज इम्यूनिटी वेयर एंटीबॉडीज आर गिवन टू अ पर्सन फ्रॉम द ब्लड ऑफ अनदर पर्सन और एनिमल, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो एंटीबॉडीज होती हैं किसी दूसरे बंदे के ब्लड से या किसी जानवर से निकाली जाती हैं और उस बंदे को लगाई जाती हैं। दिस इम्यूनिटी ओनली लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये थोड़े टाइम तक रहती है, क्योंकि उसके बाद वो जिस बंदे को लगाई जाती हैं उस बंदे की अपना जो इम्यून सिस्टम है उनको ख़त्म करवा देता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स पास एंटीबॉडीज टू देयर चिल्ड्रन थ्रू द मिल्क, जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स होती हैं, जो दूध पिलाती हैं, वो अपने बेबीज को क्या करती हैं, वो जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके बॉडी के अंदर, वो अपने बेबी को मिल्क की फॉर्म में ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म की बात कीजिए तो इम्यूनिटी होता है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म और एक नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक की बात कीजिए तो उसमें क्या आते हैं, हमारे पास एक सेल मीडिएटेड होती है, जिसमें हमारे पास टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं, और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, जिसमें हमारे पास बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं।
नॉन स्पेसिफिक की बात कीजिए तो एंटी बॉडी प्रोडक्शन फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इसमें इम्यूनाइजेशन वगैरह होती है। इम्यूनाइजेशन की बात कीजिए तो ये क्या होती है, हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पांस होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जिसमें हमारे एक्टिव या पैसिव आ जाती है, जो हमने अभी पढ़ी है। एक्टिव वो एक नेचुरल फॉर्म में होती है या एक आर्टिफिशियल में होती है। नेचुरल फॉर्म में बात कीजिए तो वो क्या होती है, क्लिनिकल डिजीज इन्फेक्शन। उस फॉर्म में मतलब किसी बंदे में ऑलरेडी उनको प्रिपेयर किया जाता है, बाद में उसको दे दी जाती है। अगर आर्टिफिशियल की बात कीजिए तो वो क्या होती है, हमारे पास वैक्सीन के फॉर्म में दी जाती हैं। पैसिव की बात कीजिए तो वो क्या होता है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। नेचुरल होगा, पैसिव क्या होती है, किसी दूसरे बंदे से लेना, ये हमेशा याद रखना है। और अगर एक्टिव की बात कीजिए तो हमारे अपनी बॉडी के अंदर होती हैं या किसी दूसरे बंदे की बॉडी से बनी हुई रहते हैं हम। और आर्टिफिशियल की बात कीजिए तो जैसे हमारे पास क्या होता है, सीरम विद एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह, वो भी क्या होती है, हमारे पास किसी दूसरी चीज़ में बनती हैं और उससे उस बंदे को ट्रांसफ़र की जाती हैं। थैंक यू सो मच। ये था हमारा सेकंड पार्ट। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।